जय तो भारतम। साथियों, कविता पाठशाला के आज के भाग में आप सभी का स्वागत है और आप सबके स्वागत के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे कविता पाठशाला के गुरु चरण जी का। चरण जी, आपका स्वागत है। जी। जी, नमस्कार। कविता पाठशाला के पिछले भाग में हमारी चर्चा रही थी गीत के बारे में और आपको भी याद होगा और थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं कि चरणजीत जी ने हमें बताया कि गीत में मात्राओं का किस तरह से हम ध्यान रखते हैं, कितनी मात्राएं हमें लेनी है। और जो बेसिक सी बात मुझे ध्यान में आ रही है कि चरण जी ने हमें बताया कि चौपाई में जिस तरह से 16 मात्राओं का एक चरण होता है, उसी तरह से मूल रूप से हम गीत लिखते समय जब शुरुआत करें तो उन्हीं 16 मात्राओं के लिहाज से करें, उसी तरीके से चलें। और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि गीत में आप फिर 16 के बाद 18 मात्राएं भी ले सकते हैं। इससे ज्यादा मात्राएं भी एक चरण में हो सकती हैं, पर सीखने की दृष्टि से शुरुआत की बात अगर हम करें तो वो 16 मात्राओं से की जा सकती है। अब आज की चर्चा हम उसी रूप में शुरू करेंगे, यानी गीत के ऊपर ही शुरू करेंगे। चरण जी, हम जानना चाहेंगे कि गीत में जैसे मात्राओं की बात तो आपने बताई, लेकिन फिर जी, भी कुछ चीजें ऐसी जरूर होती होंगी, क्योंकि गीत थोड़ी सी एक अलग विधा है बाकी साहित्यिक विधाओं से। लिखते जी। समय कैसे शुरुआत करें, किन सावधानियों को लिखने वाला ध्यान में रखे, कवि किन बातों को ध्यान में रखे, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्रकाश उन बातों के ऊपर आप डालें। सबसे पहले तो मैं सुनने वालों को मेरी तरफ से प्रणाम निवेदित करता हूँ। और पिछली जो हमारी चर्चा रही है उसमें हम शुरुआत में गीत को लेके चल रहे हैं कि गीत पे आप किस तरीके से काम करेंगे। पिछली चर्चा में हमने, जैसा कि दिनेश जी ने बताया है, कि मात्राएं आप गीत में गिनेंगे कैसे। एक बेसिक चीज यहाँ पे बताता चलूं कि गीत जो है विशुद्ध भारतीय एक पैटर्न है लेखन का। जैसे दोहा है, घनाक्षरी है, उसी तरीके से गीत भी हमारी भारतीय परंपरा से लिया गया है। और उसके पैटर्न में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक पैटर्न है वो मैंने पिछली बार भी बताया था कि चौपाई का जो मीटर होता है 32 मात्राओं का, उस पैटर्न में से कुछ घटा बढ़ा के कुछ अलग अलग पैटर्न बनते हैं, तो उन्हीं को हम उसकी बेसिक ग्रामर की शक्ल में देखते हैं। ये तो एक बेसिक बात हो गई। इससे अलग और गीत की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो एक दो बिंदुओं पे मैं यहाँ पे चर्चा ये करना चाहूंगा कि देखिए, गीत बेसिकली एक ऐसी विधा है कि जो जिसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट भी ऐसा कि जिसको हम थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट कहें। जैसे पीछे जब हमने दोहे की चर्चा की थी, तो उसमें मैंने एक चीज बहुत केंद्रित तरीके से ये बताई थी कि अगर आपका विषय जो है छोटा है तो आप दोहा कह सकते हैं। उससे विषय थोड़ा सा बड़ा है तो आप घनाक्षरी कह सकते हैं। अपने भाई, अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट होता है वो ये है कि हम अपने विषय को समेट लें अपनी कविता के अंदर। हम जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो विषय हमारा उसमें समाहित हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका विषय कितना लंबा है। मान लीजिए आपने किसी बड़े विषय पे, अब इससे आगे जब हम जाएंगे तो फिर खंड काव्य भी होते हैं, उनमें अलग पूरा का पूरा विषय होता है। भाई, एक मान लीजिए किसी, जैसे रामचरितमानस है, वो एक खंड काव्य है, एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें एक पूरे मतलब एक राजा का या कहें किसी का, अब एक पूरा चरित्र चित्रण है पूरे जीवन का, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को हम ये कहें कि भगवान राम के जीवन की किसी एक घटना का जिक्र करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फिर उसके लिए हमें एक गीत की रचना करनी होगी। गीत के संदर्भ में ये छोटी सी बात आपको समझनी बड़ी जरूरी है कि गीत का जो विषय है वो दोहे और घनाक्षरी से बड़ा होता है और किसी ग्रंथ से छोटा होता है। वो कोई भी जीवन का एक घटनाक्रम हो सकता है, या मतलब इससे और थोड़े सा विस्तृत हम जाए तो दो तीन घटनाक्रमों को मिला के भी एक कोई, अगर उनमें कोई सीक्वेंस बन रहा हो तो लंबा बड़ा गीत हो सकता है। आठ छह गीत के साथ एक अच्छी बात यह है कि गीत की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप तीन बंद से लेके मिनिमम तीन, ये माना जाता है कि गीत में तीन बंद मिनिमम होने चाहिए। जिसको एकेडमिकली हम, ग्रामेटिकली व्याकरणीय दृष्टि से हम जिसको कहेंगे कि एक उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि गीत में कम से कम तीन बंद होने चाहिए। आगे कोई लिमिट नहीं है।
आ, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, मतलब जितना बड़ा आपका सब्जेक्ट हो उतने बड़े गीत आप लिख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में क्योंकि समय का अभाव है सुनने वाले के पास, पढ़ने वाले के पास, कहने वाले के पास, तो गीत इतने लंबे नहीं होते हैं। अब गीत के बंद की भी अपनी एक लेंथ होती है। मतलब पुराने गीत जब हम उठा के देखेंगे, जैसे हरवंश राय बच्चन जी के गीत हैं, मैथिली शरण गुप्त के गीत हैं, पंत जी के गीत हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक एक बंद 8-8, 10-10 लाइन का होता है, जितने में एक पूरा घनाक्षरी समा जाता है। और खासकर हरिवंश राय बच्चन के गीत तो आप देखेंगे तो 10-10, 12-12 लाइनों का एक ही बंद होता है, पूरा एक सब्जेक्ट मतलब उसमें समाहित हो जाता है। और अभी वर्तमान में जो गीत लिखा जा रहा है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 लाइन का, पंक्तियों का एक बंद होता है, उससे ज्यादा बड़े बंद। हालांकि मैं जो गीत लिखता हूँ उसमें थोड़े बड़े भी कई बार हो जाते हैं मंच के, लेकिन उसमें जब हम लिखते हैं तो अगर गीत का बंद बड़ा भी है तो हम इस बात का ख्याल रखें कि उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आए, वो बोरियत महसूस ना हो। तो फिर ना पढ़ने वाले को मजा आएगा ना सुनने वाले को मजा आएगा, वो फिर दिक्कत होगी। वो कहीं ना एक सब्जेक्ट अगर नीरस होता है तो फिर ना आपके कोई लिखने का फायदा है ना पढ़ने वाले का फायदा। अब दो जो बेसिक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप शुरू करेंगे गीत को, दो तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि एक गीत के अंदर जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है उसका स्थाई, या फिल्मी भाषा में हम जिसको कह देते हैं मुखड़ा। तो ये जो स्थाई होता है गीत का, स्थाई ये निर्धारित करता है कि आपके तुकांत क्या क्या होंगे। हम वहीं से उसके तुकांत निर्धारित करते हैं स्थाई से, है ना, या उसको मुखड़ा भी कह सकते हैं। अब एक चीज का जो विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि वो जो मुखड़े की अंतिम लाइन होगी उसको हम पंच लाइन कहते हैं, जो बार बार दोहराई जाती है। मान लीजिए आप कहीं मंच पे भी गीत सुना रहे हैं तो वही लाइन दोहराई जाएगी, और वही लाइन पंच लाइन होगी, वही लाइन मारक लाइन होगी। अगर वो लाइन आपकी पावरफुल नहीं है, और उसी दूसरी चीज, पंच लाइन तो होगी, वही लाइन आपके पूरे गीत को डिस्क्राइब करेगी, यानी पूरे गीत का मर्म है। वहीं से गीत पता चलेगा कि गीत दरअसल आपका है किस विषय पे। अगर वो वहां से डिस्क्राइब नहीं हो रहा है तो फिर गीत मतलब कहीं कंफ्यूजन में चला जाएगा, उस पता नहीं चलेगा कि गीत आपका जा कहाँ रहा है और आपके गीत का विषय क्या है। तो गीत की जो मुखड़े की लाइन होगी, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ पंच लाइन होगी, जैसे गीत के मुखड़े में 4-5 लाइनें होती हैं, या तो 3 लाइन का बना लें, 4 का बना लें, 5 का बना लें, आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो अंतिम लाइन जिस पे हमारे तुकांत चलते हैं, वो लाइन इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो मतलब एकदम स्ट्रांग। ये वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। अब जी जैसे एक उदाहरण मैं अपने गीत के माध्यम से देता हूं। मेरा एक गीत है भगत सिंह पे, उसका मुखड़ा मैं आपको बताता हूँ। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे, होठों पर आजादी का पैमाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। अब इसमें ये जो लाइन है, मौत इसी क्षण, मौत तुझे। तुझे भी आज इसी क्षण आना था। तो अब ये जो लाइन है, मौत के आने के क्षण का जो एक मतलब पर्टिकुलर लाइन है, ये इसी लाइन पर पूरा गीत चलता है। भगत सिंह के अंदर का जो एक कशमकश है, जो अपना विद्रोह है, जो उस वक्त चल रहा है फांसी से पहले का, उसको पूरे को डिस्क्राइब करती है ये लाइन। भगत सिंह अपने अंदर के मंथन से जब जूझ रहे हैं कि भाई काम बहुत सारे थे मेरे जीवन में, लेकिन मौत चूंकि सामने आ गई है, तो एक सवाल जवाब है कि मौत तुझे भी मतलब इसी क्षण आना था। तो यहीं से वो पूरा गीत का एक वो बनता है, फ्लो बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज तो ये है कि गीत का मुखड़ा ये हो। एक दूसरी चीज 1 मिनट में और बता देता हूँ, वो ये है कि कई बार हम
जो गीत का अंतरा होता है उसी को स्थायी बना लेते हैं। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि गीत के अंतरे को ही आप स्थायी बना के कैसे चल सकते हैं। मेरे कुछ गीत इस संदर्भ में हैं, देखेंगे हम उनका, या तो उदाहरण देंगे या कोई और उदाहरण देंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि गीत को अगर हमें मतलब छोटा करना है, या उसके हमारे पास क्या कहें तुकांत कम है, तो हम गीत, क्योंकि तुकांत जो है वो अस्थाई जो है हमारा 3-4 तुकांतों को खा जाता है, और गीत हमें एक सब्जेक्ट पे लिखना है, मान लीजिए हमारे पास तुकांत जो है बड़े सीमित हैं, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक हमारे अंतरे को स्थायी बना लेते हैं और वहीं से गीत हम आगे बढ़ा देते हैं। ये लंबी चर्चा है, हम इस विषय पे आगे भी इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। तो मेरा जी, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इस एपिसोड से मैं एक विशेष बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि गीत का अंतरा जब आप लिखेंगे, तो उस अंतरे की जो अंतिम लाइन होगी, जो तुकांत की लाइन होगी, वो बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो पूरे गीत के मर्म को समेटे हुए हो। वहां से हमारा ये पता चले कि गीत हमारा दरअसल किस दिशा में जाएगा, किस विषय पर लिखा जाएगा। इस चीज जी। का विशेष ध्यान रखा जाए। चरण जी, कोई किसी और गीतकार के गीत के माध्यम से मैं चाहूंगा, जैसे आपने अपने गीत का उदाहरण दिया, एक आध गीत और किसी दूसरे गीतकार के माध्यम से अगर हम चर्चा करें तो और अच्छा रहेगा। चलिए, एक मैथिली शरण गुप्त का एक गीत मेरे सामने है। मैं इसके एक स्थाई और एक अंतरे का उदाहरण आपके समक्ष रख देता हूँ। जैसे, सखी बसंत से कहाँ गए हुए, मैं उषासी यहाँ रही, मैं उस्मासी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। अब ये जो एक पंक्ति है, मेरी बाधा व्यथा सही, अब जो यशोधरा के जीवन का मर्म है, वो इस एक पंक्ति में समाया हुआ है, मेरी बाधा व्यथा सही। मतलब यशोधरा का जो पूरा जीवन है, वो एक उस तरह का रहा है कि भाई, जिस औरत का पति उसकी जवानी में उसको छोड़ कर चला जाए, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कोई बहुत वैभव, एक बहुत ऐशो आराम या उस तरह की स्थिति तो नहीं होगी। और वो भी तब जब एक राजा की पत्नी का पति छोड़ के चला गया, तो सारा वैभव चला गया। उसके बाद बचता क्या है? बाधाएं बचती हैं, व्यथा बचती है, दुख बचता है, वेदना बचती है। तो वो सारी चीजें इस एक पंक्ति में समाहित है, मेरी बाधा व्यथा सही। अब अंतरा शुरू होता है। तप मेरे मोहन का उद्भव धूल उड़ाता आया, हाय विभूत रमाने का भी मैंने योग न पाया, सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्ट अंधेरा देखा दूर गई वह छाया, मेरा ताप और तप उनका जलती है, हाँ जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। तो घूम के वही पंक्ति आती है। अब आप देखेंगे कि अंतरे में जो बाधा व्यथाओं की बात स्थाई में कही गई है, मुखड़े में की गई है, वहीं से फिर अंतरे में वही बाधा व्यथाएं वो पूरी की पूरी समेटने की कोशिश की गई है। एक अंतरा चलिए मैं और बता देता हूं, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जागी किसकी वाष्प रास जो सूने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्ट जिन्हें बोती थी, अरि वृष्ट ऐसी ही उनकी दया दृष्ट रोती थी, और विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। किसके भरे हृदय की धारा ततधा होकर आज बही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। घूम फिर के बात मतलब उसी बाधा व्यथा पे आ जाती है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी जानकारी इस विषय में आपको मिली होगी कि जी, गीत की हम जब शुरुआत करेंगे, तो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। जी, चरण जी, बहुत बढ़िया आपने बताया किस तरह से गीत की शुरुआत करते हैं, तुकांत और स्थाई जिसको मुखड़ा कहा जाता है, और उसके बाद अंतरे की बात आपने मैथिली शरण गुप्त जी के और अपने गीत के माध्यम से बताई। तो निसंदेह उम्मीद मैं करता हूं कि हमारे दर्शकों को समझ में भी आया होगा और उनके लिए गीत का रास्ता और सरल हो गया होगा। फिर भी उनके कुछ प्रश्न रहते हैं तो हम आमंत्रित करते हैं, उनके प्रश्न अगर हमारे पास आएंगे तो अगले एपिसोड में हम उनको जरूर लेंगे।
आपका और अपने सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।